में कामयाबी हासिल की और एक दफ़ा फिर साबित किया कि क्यों कर टीम इंडिया को मौजूदा दौर की मजबूत तरीन टीम कंसीडर किया जाता है और कि प्लेयर्स को क्यों कर जो है वो यकीनी तौर पे जो आईसीसी की मुख्तलिफ रैंकिंग्स है उनमें क्यों कर जो है वो टॉप रैंकिंग में शामिल किया जाता है, क्योंकि टीम इंडिया टीम बन के खेलती है। वहाँ पे कोई बंबई, कोई दिल्ली, कोई लखनऊ, कोई बड़ौदा का प्लेयर नहीं होता। वो जब नीली जर्सी पहनते हैं, ब्लू शर्ट जब पहनते हैं तो टीम इंडिया के लिए खेलते हैं। मैच की बात करें, इंडिया डिजर्व करता है, ठीक है। उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, आई थिंक आज के दिन की फील्डिंग तो नहीं कहूंगा, लेकिन ओवरऑल हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो बड़ी टीमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, वो एक तरीका नजर आता है। ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया। जिस तरह से वो खेले वही बात आ जाती है कि सिलेक्शन भी अच्छी हुई, एग्जीक्यूशन भी अच्छी हुई और दे आर द डिजर्विंग विनर्स। पहले बैटिंग आए या बॉलिंग आए, वो हर चीज में ठीक है। उनके पास अगर बैटिंग भी उनकी आ जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। वो दोनों चीजों में खेल रहे हैं। वो खेल रहे हैं आपकी बैटिंग में भी जो आप देख रहे हैं, और वो खेल रहे हैं बॉलिंग में भी, दोनों है उनके पास। आप ये नहीं कह सकते कि यार यहां से सबको पता है कि इंडिया बहुत टॉप की टीम है, कोई मुकाबला ही नहीं है पहली नंबर की और 7वीं 8वीं नंबर की टीम का, कोई मुकाबला ही नहीं है। ये द कंडीशंस तो मैं लूंगा, बजाय मैं 300 चेस कर रहा हूँ, 350 चेस कर रहा हूँ। वो उनका प्रोसेस है और उनका प्रोसेस ये है कि वो अपने स्ट्रॉन्ग शॉट्स पे रहते हैं। वो वाला शॉट खेलते हुए नहीं आपको नजर आएंगे कि जो उनको खेलना नहीं आता। वो जब बैक भी करेंगे अपने शॉट्स को तो उन शॉट्स को करेंगे जो उनको खेलने आते हैं। क्या कर सकते हैं इसका? अब इसकी ख्वाहिश क्या हो सकता है? जस्ट वांट इट। दोस्तों 56 सिंगर यार क्यों करता है, मुझे बता पहले ये समझाना पड़ेगा। 56 सिंगर कैसे हो जाते हैं? देखें इसको ना 70 सिंगर पिछले मैच में भी थोड़ा ना इसको एलैबोरेट जरा अच्छे से करना चाहिए। जब आप कहते हैं कि एक बंदा फिजिकली फिट है, उसका एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज ये है कि आपके दिमाग ने अब एक चीज से उसकी जान छूट गई है। उसने ये नहीं सोचना कि मेरी बॉडी मेरा साथ देगी कि नहीं देगी, तो दिमाग में क्या रह गया? 3 चीजों से एक चीज ऑलरेडी कम हो गई। फिर क्या रहेगी? स्किल उस बंदे के पास है जिसके 8,000 से ज्यादा रन आज हो गए हैं चेजिंग में। तो जब आपके दिमाग में चीजें जितनी कम रहेंगी, आप उसको अच्छे से उस चीज पे जो है आप उसके साथ डील कर सकते हो, आप उससे सक्सेस ले सकते हो। बात आ जाती है कि ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा बड़ी स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं एंड ऑल्दो टारगेट शायद उस तरह से नहीं था, बट उनकी गेम चेंज नहीं होती। ही इज वेरी क्लियर इन द वे ही वांट्स टू अप्रोच हिज गेम एंड ओवरऑल वही बात है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसमें कोई शक नहीं है। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत। इट्स जस्ट नॉट अ क्रिकेट, इट्स जस्ट अ कंट्री, इज बीन रिफ्लेक्टेड ऑन द क्रिकेट फील्ड। मगर खुशी इस बात की है कि क्रिकेट के अब्बू ने मारा है, तकलीफ तो नहीं हुई होगी। चले जनाब, पहले मैं से कह रहा था अगर इनकी पहले बारी आ जाए ना, जैसे ये सेकंड बारी में खेल रहे हैं ना, ये ऐसे इनसे खेला नहीं जाएगा, इनसे स्पिनर खेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो आज चीज ना ड्राई कंडीशन, इंडियन स्पिनर्स दोनों बड़े जबरदस्त रहे हैं। जैसे टेम्बा को आउट किया 48 रन पे, आप देखें अच्छी पार्टनरशिप लगी। डीकॉक के अलावा बाकी जो बैटर्स है वो मुझे लग रहा था कि वही माइंडसेट था कि 350 करेंगे तो बचेंगे, ड्यू इतनी पड़ेगी। जैसे टेम्बा आउट हुआ उसके बाद ब्रिक्सी आया, उसने तिलक वर्मा को सही चार्ज किया क्योंकि पार्ट टाइमर था, उन्होंने कृष्णा के ओवर निकलवाने थे। दूसरे ओवर में जैसे उसने 2 छक्के दिए वो सही यूटिलाइज किया, लेकिन सेट होके जैसे वो शॉट खेला कृष्णा को, फिर एडम माकरम लास्ट मैच में 100 किया ओपन पे, 5वें पे एकदम से आके बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं थी। मेरे ख्याल से उससे अच्छा एडम माकरम को ही ओपन करवा लेते, रायन को आप नीचे खिला लेते तो ज्यादा बेहतर होना था। उसका रिदम भी खराब किया, टीम का भी कॉम्बिनेशन खराब किया। साउथ अफ्रीका का ये पता चलना था। मैंने कहा था इंडिया ने तो अपनी बैटिंग लाइनअप से, अपनी फॉर्म से दिखा दी स्किल मेंटली कि हमने कितना टोटल बना सकते हैं। सबसे पहले डीकॉक के 89 पे 106 बबूमा ने थोड़ा सा साथ दिया, लेकिन फिर वो जो हम इनके ऑलराउंडर्स को इतना प्रेस करते हैं, बहुत ही फजूल गेम खेली आज इन्होंने। और ये हर बार हो रहा है इनके साथ कि वो आता है, क्या नाम है, कुलदीप, 1 ओवर में 2-2 विकेट ले जाता है, गेम का टेम्पो चेंज कर जाता है। 270 रन पे साउथ अफ्रीका को रोक दिया कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा के जादुई स्पेल ने। क्या बात है यार, फील्डिंग में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जबरदस्त जो है कि कैच पकड़े। अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रसिद्ध कृष्णा जिसकी पिटाई हो रही थी उसने पलटवार करते हुए अफ्रीका की पिटाई कर दी। बात है भाई, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने भाई साहब साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप का कीमा बना दिया। कुलदीप यादव ने आके ऊपर नीचे एक के बाद एक जो विकेट हासिल की हैं, तो फिर उसका नतीजा ये निकला है कि साउथ अफ्रीका अपने पूरे 50 ओवर का कोटा नहीं खेल सका और एंड पे कोशिश की उन्होंने कि चलो किसी तरीके से केशव महाराज आखिरी भी 2 ओवर खेल जाए और कोई 10, 12, 15 रन और ऐड हो जाएं और रन जो हैं वो चलो 280-85 हो जाएं, लेकिन हो नहीं सका और इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 270 पे आउट कर दिया। मतलब विराट कोहली का 2 बैक टू बैक सेंचुरियां मार गया, लोगों को लगने लगा कि बैट फर्स्ट करना इतना ही आसान है, उनके पास आएंगे
हम खड़े हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हमें सेंचुरीज मिल जाएंगी, विकेट सीधा होगा। अरे भैया इतना आसान नहीं है। यहाँ इंडिया की बॉलिंग वाकई ड्यू के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर के अंदर थी, लेकिन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें विकेट जो 22 यार्ड के ऊपर जो खेल होता है ना, 22 गज की विकेट के ऊपर, और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, तरफ से यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी। बैटिंग विकेट थी, ऐसा नहीं है कि बॉलिंग विकेट थी। यहाँ पे रन्स आ रहे थे, रन्स बल्ले के ऊपर आ रहे थे, यहाँ पे इजी थी बैटिंग करना, लेकिन भारतीय बॉलर्स ने बॉलिंग बड़ी शानदार की। 4 विकेट्स लेके गया प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन जो 4 मेरी नजर के अंदर क्रूशियल विकेट थी वो कुलदीप यादव, जिसे कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग करके गया। हमेशा की तरह कुलदीप यादव हर दफा, अब तो आदत सी होगी कुलदीप यादव को देखते हुए कि उसने आना है, उसने विकेट्स निकालनी है, और वो बड़ा इंडिया का एक मेन स्पिनर बना हुआ है। वो बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है, और नो डाउट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। सेकंड ओडीआई में भी एक बात कहता था कि यार 34 ओवर के बाद की तो बात करो, कि 34 ओवर पहली इनिंग्स में और 34 ओवर दूसरी इनिंग्स में। इसके बाद जब सेकंड एक ही बॉल एक एंड से रहता है, रिवर्स का फैक्टर आता है, जो पहला वाला कैप्टन होता है उसको आसानी होती है, वो रन फ्लो इतना तेज नहीं, उसके पास एक हैंडीकैप जरूर होता है दूसरी टीम के अगेंस्ट कि भाई आप इनका रन फ्लो रोक सकते हैं, आप यहाँ चतुराई कर सकते हैं। हाँ, जो फील्डिंग कैप्टन होता है अर्ली ऑन, उसकी भी दिमाग की बड़ी यहाँ दाद देनी पड़ती है कि भाई साहब आपने उस सर्कमस्टांसेस को, स्पेस को अपने हक में इस्तेमाल कैसे किया। ने साउथ अफ्रीका के अंदर कर दिया, ऐसा सबक याद दिलाया इन बंदरों को, इनके औकात याद दिला दी। यानी 14 ओवर का खेल हुआ है। इन 14 ओवर में इंडिया को 5 विकेटें मिली हैं। इन 14 ओवर में इंडिया को 66 रन इंडिया ने सिर्फ खाए हैं 14 ओवर के अंदर जाके। आप 34 ओवर से ऊपर की कहानी देखो, फिर 34 ओवर के नीचे की कहानी देखो। मैंने दोनों गेम्स में हाईलाइट किया था कि यस, पहले ओडीआई में विराट और रोहित का विकेट गिरने के बाद स्कोरिंग रेट लो हुआ था, दूसरे ओडीआई में 40वें ओवर में विराट के विकेट गिरने के बाद स्कोरिंग रेट लो हुआ था, लेकिन ये विकेट्स ऐसी ही हैं कि जहां आपको टोटलिटी में बैटिंग के लिए इतनी प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगी। बट स्टिल ये फॉर्मेट ऐसा है, सामने ओपोनेंट ऐसा है कि आपको अपने आप को आके अप्लाई करना पड़ता है, आपको अपनी इनिंग्स को फेज आउट करना पड़ता है, आपको बिल्ड करना पड़ता है, जैसे इसी पूरे मिक्स में क्विंटन डी कॉक ने बिल्ड किया।